नमस्कार दोस्तों, मैं मंसून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर्स के। वचन के बारे में पूरी जानने के लिए ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। वचन किसे कहते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कहें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वो क्लिक करके आप संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। आप वचन समझ गए। वचन से क्या होता है? जो वस्तु, व्यक्ति या वो एक है या एक से अधिक है, ये पता चलता है, ठीक है। एक है या एक से अधिक है ये पता चलता है, उसको हम वचन बोलते हैं, ठीक है। जैसे लड़की खेलती है, अब इसमें क्या पता चलता है आपको? लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। लड़की खेलती मतलब एक लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है मतलब बहुत सारी लड़कियां खेलती है। फ्रिज में सब्जी रखी है, तालाब में मछलियां तैर रही है, माली पौधों को सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। तो इससे जो पता चलता है, जैसे कि कछुआ खरगोश के पीछे है मतलब एक कछुआ है और एक खरगोश है। माली पौधों को सींच रहा है, एक पौधा नहीं सींच रहा, बहुत सारे पौधों को सींच रहा है। तालाब में मछलियां तैर रही है, बहुवचन है तो बहुत सारे इसमें संख्या पता चलता है, एक है या एक से अधिक है तो ये पता चलता है। इसको बोलते हैं वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब चलते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन एंड बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि जितने भी और भी ले सकता हूं मैं, ये सारे एक वचन है, ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटी, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ियां, बकरियां, रुपये आदि इस तरह के जो शब्द अगर यूज होता है, इस तरह के शब्द से हमें क्या पता चलता है? एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी और पदार्थ की बोध हो रहा है, तो ये सारे शब्द बहुवचन है, ठीक है। एक वचन आपको समझ में आ गया। एक वचन वो रूप है जिससे एक का पता चलता है, बहुवचन वो रूप है जिससे एक या अनेक वस्तु का, अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम, ठीक है। अब नियम जान जाते हैं। आदरणीय या सम्मान्य व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय या सम्मान्य व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वचन
व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। अब गांधी चंपारण आए थे, बहुत सारे लोग, ये बहुवचन पर हो रहा है और ये एक वचन के हैं, गांधी जी एक ही थे तो एक वचन का है और ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी। इस तरह के जो संबंध दर्शाने वाली जो शब्द होते हैं वो संज्ञाएं, ये संज्ञा है, शब्द भी कह सकते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं। ये जो संज्ञाएं या शब्द हैं ये एक वचन और बहुवचन में एक ही समान यूज होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? द्रव्य समूह संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। ठीक है, द्रव्य समूह संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। ठीक है, ये द्रव्यवाचक हैं, संज्ञा हैं और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वचन में होता है। चौथा रूल क्या है? कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, श्रद्धालु, आशीर्वाद। ये सारे शब्द हर समय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन और नियम है? पांचवा रूल क्या है? पुल्लिंग, एकारांत, उक्रांत और उक्रांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, इक्रांत, उक्रांत और उक्रांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी। ठीक है, छठा रूल क्या है? बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो इसमें मैं की जगह हम प्रयोग किया गया है। ठीक है, व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। जैसे आप कहां पर गए थे। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है। 9th क्या है? परंतु धातुओं का बोध करने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे सोना बहुत महंगा है। ठीक है, सोना बहुत महंगा है। 10वां रूल क्या है? चलते 10वां नियम क्या है? गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे में ग्रस्त हूं। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूं। 11वां, कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। 12वां क्या है? समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे इस देश का बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। ठीक है, इस तरह से। 13वां रूल क्या है? ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां इधर गई है। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां इधर गई है। इस तरह के जो शब्द होते हैं समूहवाचक, वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। 14वां क्या है? एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर उनका एक वचन में प्रयोग करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा इत्यादि। इस तरह के जो
शब्द होते हैं वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं और एक वचन प्रयोग करने के लिए उसके आगे एक लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 15वां रूल क्या है? करण कारक के शब्द जैसे जरा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जारे से ठिठुर रहा है। ठीक है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। इस तरह के जो करण कारक होते हैं वो हर समय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, 16वां और अंतिम नियम क्या है? कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृद्ध, दल, गण, जाति आदि में लगाकर उन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, तो ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, वो पहचानने के नियम थे, ये बनाने के नियम है। ठीक है, आगे चल। पहला नियम क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द में आ का स्थान पर ए लगाने से बहुवचन बनते हैं। जैसे एक वचन में जूता है, इसको ए लगा के जूते कर देते हैं तो ये बहुवचन हो गया। तारा है, आ लगा हुआ है, इसको ए लगाते हैं तारे, तो ये बहुवचन हो गया। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से भी बहुवचन बनते हैं। जैसे एक वचन में कमल, कलम, कलम, लम आह लगा, कल में ए लगा हुआ है तो बहुवचन। बात, बातें, इस तरह से एक वचन में बहुवचन में बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, जैसे बिंदियां, बिंदियों, चिड़ियां, चिड़ियों। ठीक है, चंद्र बिंदु ये रहा है, तो ये चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई, बड़ी ई या छोटी ई, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर या लगाने से बहुवचन बनते हैं। जैसे तिथि, तिथियां, नारी, नारियां। तो इस तरह से आप एक वचन को बहुवचन में बना सकते हैं। ठीक है, आगे अक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। लता, आ लगा हुआ, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में यों लगाने से बनता है बहुवचन। जैसे जाति, जातियां, रीति, रीतियां। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 7वां नियम, उक्रांत व उक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये लगाते हैं और ऊ को ऊ में बदल देते हैं। ठीक है, वस्तुओं, वस्तुएं, गौ, गौएं, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 8वां रूल क्या है? संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में गण, वर्ग, जन, लोग, वृद्ध, दल आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे स्त्री, स्त्री, स्त्रीजन, नारी, नारी वृद्ध, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 9वां नियम, कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे व्यापारी, व्यापारीगण, मित्र, मित्रवर्ग, सूधी, सूधीजन। इस तरह के जो शब्द आते हैं उसको इस तरह से हम बहुवचन बना सकते हैं। कुछ शब्द दोनों वचन में एक जैसे होते हैं, जैसे पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो दोनों वचन में एक ही होते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन में, दोनों में एक ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन के रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अक्रांत, आक्रांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा
एकारांत संज्ञा में अंतिम अ, आ या ए के साथ पर स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का लड़कों, घर घरों, गधा गधों, घोड़ा घोड़ों, चोर चोरों, इस तरह से। ठीक है। संस्कृत की अक्रांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उक्रांत, औक्रांत, आक्रांत, औक्रांत संज्ञाओं को बहुवचन के रूप में देने के लिए अंत में अ जोड़ना पड़ता है। अक्रांत शब्दों में अ जोड़ने के पूर्व ऊ को ओम कर दिया जाता है। जैसे लता लताओं, साधु साधाओं, बधु बधाओं, घर घरों, जौ जौ, इस तरह से। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? सभी इक्रांत इक्रांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है। इक्रांत शब्दों में यों जोड़ने के पहले ई का ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, सारी सारियों, श्रीमती श्रीमतियों, इस तरह से। ठीक है। आगे चलते हैं। वचन की पहचान कैसे करेंगे? वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा उसमें उपस्थित क्रियाओं के द्वारा होती है। जैसे हिंदी भाषा में के आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। कुछ शब्द में सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया जाता है। द्रव्यवाचक और भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में उपस्थित प्रयुक्त होते हैं। जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए, इस तरह के शब्द। ठीक है। एक वचन संबंधित विशेष निर्देश क्या है? प्रत्येक तथा हर एक। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति सही कहेगा, इसका उदाहरण है। दूसरी भाषाओं के तत्सम या तत्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फिट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा: 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। ठीक है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके होठ खुले के प्राण तृप्त हो गए। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है। ठीक है। किंतु पांचवा नियम क्या है? किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं। वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है। पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं, जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण: श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है, बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु
कि जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं,
वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के पहचान क्या है? अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय। अब प्राणीवाचक क्या होता है? वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश। लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है। गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में, जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो, वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा हैं, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा है। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है? किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं, जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ABCD। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसके समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में
प फ ब भ म, यह अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता य र ल व, और उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दंस और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा, जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।